आज हम जिस फ़िल्म की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है मिरेकल इन सेल नंबर 7। कहानी एक बाप और उसके 10 साल की बेटी की है। एक आदमी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसे अपनी बेटी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है, जिसे देखकर आप अपनी आंखों में आंसू को रोक नहीं पाएंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें 2004 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की की शादी होने वाली है। वह रेडियो पर सुनती है कि अब तुर्की में मौत की सज़ा पर पाबंदी लगा दी गई है। आखिरी बार तुर्की में किसी इंसान को 1988 में फांसी दी गई थी। तभी वह लड़की एक लकड़ी का बॉक्स निकालती है, जिसे ओपन करते ही वह पहुंच जाती है 1983 में। यहाँ पर वो महज 9 साल की होती है। उसका नाम ओवा होता है। ओवा बहुत ही होशियार और काबिल बच्ची होती है। वो हमेशा से ही अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। अब स्कूल ख़त्म हो चुके थे तो उसके डैड उसे लेने आते हैं, जिनका नाम होता है मेमो। मेमो को स्कूल के सारे ही बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। अपने डैड पर सभी को ऐसे हंसता हुआ देखकर ओवा को बहुत ही बुरा लगता है। बल्कि ओवा की स्कूल टीचर भी उसे ऐसा करने से मना करती है, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते और उसका मजाक जारी रखते हैं। ओवा रास्ते में अपने पापा के साथ घर जा रही होती है, तभी उसे एक दुकान में एक लाल कलर का बैग दिखाई देता है, जो ओवा को बहुत ही पसंद आता है। वो मेमो से उस बैग को खरीदने के लिए कहती है, पर मेमो के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बैग उसे खरीद सके। दुकानदार मेमो को पहचानता था, इसीलिए वह कहता है कि तुम बैग ले जाओ, आधे पैसे बाद में दे देना। पर मेमो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी खरीदता है उसके पूरे पैसे देता है। वह दुकानदार से कहता है कि तुम इस बैग को संभाल कर रखना, मैं दोबारा से इसे लेने आऊँगा। दूसरी सीन में हमें फातिमा को दिखाया जाता है, जो कि मेमो की माँ और ओवा की दादी होती है। ओवा अपनी दादी से पूछती है कि मेरे डैड ऐसे क्यों हैं, स्कूल के सारे ही बच्चे उन्हें पागल क्यों कहते हैं। तो ओवा की दादी उन्हें बताती है कि नहीं, तुम्हारे पापा पागल नहीं हैं। अगर आगे से कोई तुम्हारे पापा को पागल कहे तो उन्हें मेरे पास ले आना, और अगर वो मेरे पास आने से मना करे तो तुम इसे कहना कि मेरे डैड पागल नहीं हैं। वह एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ओवा दादी से पूछती है कि अगर उसके डैड सबसे अलग क्यों हैं। दादी उसे कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल भी हम सबसे अलग नहीं हैं, वो बिल्कुल हम सब की तरह ही हैं, बस उनका दिमाग तुम्हारी उम्र का है। ये सुनकर ओवा बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम के जाने के बाद वो हमेशा से एक साथी चाहती थी, जिसके साथ खेल सके, मस्ती कर सके, जो कि अब मेमो के साथ करेगी। कुछ दिन बाद सिटी में नेशनल परेड होने वाली है, और मेमो ओवा के लिए वो बैग किसी भी तरह से खरीदना चाहता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहता है। इसीलिए वो कुछ एप्पल खरीद लाता है और उसे परेड में ले जाता है, ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। यहाँ उसके एप्पल बहुत सारे लोग खरीदते हैं, और तभी परेड में उसे ओवा दिखाई देती है, जिसे देखकर मेमो इशारे करते हुए बताता है कि उसके पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि उसके लिए बैग खरीदा जा सके। इसी बीच हमें एक सैनिक दिखाया जाता है, जो कि पैरेड से जंगल में भागकर जा रहा था। यह कौन है, यह हम आगे पता चलेगा। उसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं, जिसका नाम सीडा होता है। सीडा ओवा की ही क्लासमेट होती है। सीडा देखती है कि ओवा उस बैग को लेने वाली है, तो वह अपने डैडी से कहकर पहले ही वो बैग खरीद लेती है। उसके डैडी, जो कि आर्मी में जनरल होते हैं, इसीलिए उनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। जिससे मेमो दोबारा उस दुकान पर बैग खरीदने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि जनरल ने वह बैग पहले ही खरीद लिया है। मेमो जनरल के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह बैग उन्हें वापस दे दें, जिसके बदले में उनके पैरों में भी गिर जाता है और सारे पैसे दे देता है, ताकि वह बैग उसे वापस कर सके। लेकिन सीडा के डैड, जो कि एक जनरल थे, वो उसे थप्पड़ मारकर ज़मीन पर गिरा देते हैं, और यह देखकर ओवा भागते हुए अपने डैड के पास आ जाती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। वह मेमो को लेकर वापस घर आती है, लेकिन ओवा को इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि उसका बैग नहीं खरीदा, बल्कि उसे इस बात का बहुत बुरा लगा था कि उसके डैड को किसी ने मारा। वह रोते हुए कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर मेमो भी रोने लगता है। अब फातिमा उसे गले से लगाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शहर के सारे ही बड़े लोग फैमिली पिकनिक पर आए होते हैं। तभी मेमो अपनी बकरियों को चराते चराते वहाँ पहुँच जाता है। यह देखकर वहाँ के बच्चे उसके पास उसे तंग करने आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सीडा आ जाती है, जो उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। यहाँ सीडा को पता चलता है कि मेमो उस बैग को लेना चाहता है ओवा के लिए, तो उसके बदले में वो उसे खेलने के लिए कहती है, जिसके साथ लिए मेमो उसके साथ खेलने को तैयार हो जाता है। वो लोग खेलते खेलते एक पहाड़ के किनारे पहुंच जाते हैं।
मेमो उसे बहुत मना करता है कि वहाँ मत जाओ वरना तुम पानी में गिर जाओगी। और वो उस किले की ओर देखता है जहाँ उसे परेड से भागा हुआ वह सिपाही दिखा देता है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता सीधा पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए तुरंत मेमो पानी में छलांग लगा देता है। और वहीं दूसरी तरफ सीडा की मॉम को सीडा नहीं दिखती, इसीलिए सारे ही लोग सीडा को ढूंढने लग जाते हैं। तभी यहाँ हमें देखता है कि मेमो सीडा को बचा नहीं पाया है। पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई है। वह उसे लेकर पानी से बाहर आ ही रहा होता है तो वहाँ पे सीडा के मॉम और डैड आ जाते हैं, जिससे सीडा की मौत हो गई है ये देखकर वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये सभी लोग मेमो को ही कसूरवार समझते हैं। लेकिन यहाँ पर मेमो की सच्चाई किसी को भी पता नहीं होती है। अब मेमो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका बुरा समय यहीं से शुरू हो जाता है। सीडा के डैड जो कि एक जनरल थे, इसीलिए वह मेमो को बहुत मारते हैं, किसी से भी उसे मिलने नहीं देते और ज़बरदस्ती उन्हें गुनाह कबूल करने को कहा जाता है, उसने कभी किया ही नहीं है। अब ये जनरल करवा रहे थे क्योंकि वह बस मेमो को फांसी देना चाहते थे। पूरी रात बीत जाती है। फातिमा और ओवा दोनों ही जेल के बाहर मेमो से मिलने की रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। ऐसे बैठे बैठे सुबह हो जाती है। सुबह जब एक सिपाही गेट पर आता है तो फातिमा उससे कहती है कि उन्हें अपने बेटे को देखना है, लेकिन वह उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। तो फातिमा उसे समझाती है कि मेमो कभी भी किसी बच्चे को मार नहीं सकता क्योंकि वह खुद एक बच्चा है। वह सिर्फ देखने में बड़ा हो गया है लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरह ही है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि मेमो को बाहर लाया जाता है दूसरी जेल में भेजने के लिए। ओवा उसे देख लेती है और वह गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। वह अपने डैड से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर एक सोल्जर उसे ले जाके साइड कर देता है और मेमो को वहाँ से ले जाया जाता है। लेकिन ओवा फिर भागते हुए गाड़ी का पीछा करती है। मेमो को आवाज़ लगाती है लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तभी मेमो चिल्लाते हुए कहता है कि एक आंख वाले शैतान ने उसे देखा है। यह सुनकर ओवा समझ जाती है कि मेमो किसकी बात कर रहा है। अब वह भागते हुए उसी किले के पास पहुंच जाती है। उसके डैड उस किले को एक आंख वाला शैतान कहा करते थे क्योंकि उसकी एक साइड टूटी हुई थी। अब इधर हम देखते हैं कि मेमो को दूसरी जेल में भेजा जाता है, जहां वार्डन से कहा जाता है कि ये मेमो को जितना हो सके उतना टॉर्चर करें। उन्हें हर चीज़ पर परमिशन दी जाती है, लेकिन मेमो अभी बहुत मासूमियत से पूछता है कि वह घर कब जाएगा, उसे अपनी बेटी को देखना है। लेकिन वहीं उसकी कोई नहीं सुनता, उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। ओवा उस किले के पास जाती है जहां उसे वह सैनिक मिल जाता है जो परेड से भागा था। वह सोल्जर से सच्चाई बताती है कि मेमो उस दिन उस लड़की के साथ खेल रहा था, उसने इस बच्ची को नहीं मारा। यह सुनकर ओवा बहुत ही खुश हो जाती है। वो फ़ौरन वहाँ से भागते हुए अपनी दादी के पास जाती है ताकि उसे सच्चाई बता सकें। वो अपनी दादी से बताती है कि उसे गवाह मिल गया है जिसकी वजह से वो उसके पापा छूट जाएंगे। इस तरफ मेमो सेल नंबर 7 में रखा जाता है। यहाँ सभी को बताया जाता है कि इसने एक बच्ची का खून किया है, जिसकी वजह से इसे जितना हो सके उतना टॉर्चर किया जाए। इसके बाद वहाँ रह रहे सारे कैदी उसे बेवजह मारने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। उसे इतना मारा जाता है कि उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। इधर दादी और ओवा उस किले के ऊपर जाते हैं, लेकिन जब तक वह लोग वहाँ पर जाते हैं सोल्जर वहाँ से जा चुका था। यह देखकर ओवा रोने लगती है और ऊपर वाले से दुआ करने लगती है कि उसके डैड जहाँ कहीं भी हों सेफ हों, लेकिन शायद ऊपर वाले उनकी बात अभी तक सुन नहीं पाए थे। अब हम देखते हैं कि मेमो की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर्स वार्डन को बताते हैं कि उसे दूसरे सेल में रखना होगा, नहीं तो ये सारे ही लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन सीडा के डैड जो कि जर्नल थे वो ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि मेमो को फांसी हो। वो सारे ही कैदी को ऑर्डर दिया जाता है कि मेमो को कोई भी हाथ ना लगाए। अब सेल नंबर 7 में काफ़ी सारे कैदी रह रहे थे, जिनमें से कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ यंग होते हैं, पर उनका लीडर होता है सलीम, जो कि काफ़ी सालों से यहाँ बंद था। लेकिन सलीम यानी यूसुफ का ही कहना मानता था। यूसुफ जो सबसे पुराना कैदी था यहाँ पर। यूसुफ हमेशा से ही दीवार पर लगे हुए दाग को देखता रहता था। वो ऐसा क्यों करता था इस बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। पर हाँ, जिसका एक और कैदी होता है वहाँ पर जिसका नाम होता है हाजी यूसुन, जो सबको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताता है और सभी लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं।
अब मेमो को भी उसी जेल में रहते हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं। वो लोग उसे मारते तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, उससे कोई बात नहीं करता है, उसे सिर्फ परेशान करते रहते हैं सभी लोग। अब हम देखते हैं कि मेमो पंछियों को आज़ाद करता है। ये काम उसे बहुत ही पसंद होता है। वो उन पिंजरे में रखे हुए सारे पंछियों को आज़ाद कर देता है। उससे कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे भरोसा होता है कि वो भी एक दिन इन पंछियों की तरह आज़ाद हो जाएगा। उसका मानना था कि सारे ही पंछी उसकी बात जाकर ऊपर वाले को बताएंगे और उसे आज़ादी मिल जाएगी। अब सेल में सारे ही कैदी अपने परिवार वाले को लेटर लिख रहे होते हैं अपना हाल चाल बताने के लिए। सभी को लेटर लिखता हुआ देख मेमो भी लेटर लिखता है, लेकिन वह लेटर ओवा तक कभी नहीं पहुंचता है। कभी उसे जला दिया जाता है या फिर उसे फाड़ दिया जाता है। वहीं ओवा अभी तक इसी आस में होती है कि सैनिक वहां वापस जरूर आएगा। इसीलिए वो अपना सारा कामकाज छोड़कर, यानी खाना पीना, अपनी स्कूल तक छोड़कर वहां पर इंतजार कर रही होती है। यह देखकर उसकी दादी उसकी स्कूल टीचर को उसके पास ले आती है ताकि वह ओवा को समझा सके। टीचर ओवा को समझाती है कि अगर तुम रोज स्कूल आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाने जरूर ले जाऊंगी। इस बात से खुश होकर ओवा स्कूल जाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि दादी और टीचर कोर्ट में होते हैं, जहां मेमो का केस चल रहा होता है और सारी सुनवाई के बाद मेमो को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब फातिमा को अपनी आंखों के सामने अपने बेकसूर बेटे की मौत की सज़ा सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, पर वो काफ़ी मजबूर होती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था जिससे वह साबित कर पाए कि उनका बेटा बेकसूर है। यह सीन देखकर आप समझ गए होंगे कि दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की सुनती है, गरीब या मजदूर की कोई नहीं सुनता। यहाँ पर सज़ा सुनाने के बाद टीचर ओवा और दादी को लेकर मेमो से मिलने जाती हैं और ये लोग फिर उन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि ओवा वहाँ से गायब है। अब यहाँ पे बहुत ही इमोशनल सीन आ जाता है। ओवा जेल की दीवारों को टच करते हुए अपने डैड को आवाज़ लगाती है, पर यह तो मुमकिन नहीं था कि इतनी मोटी दीवार से उसकी आवाज़ मेमो सुन सके। लेकिन ये दोनों का प्यार ही था जिसकी वजह से मेमो उसकी आवाज़ सुन लेता है और भागते हुए दीवार के पास आ जाता है। बताता है कि ओवा मैं यहाँ हूँ। ओवा कहती है कि डैड देखो मैंने आपको ढूंढ लिया। यह लोग एक दूसरे से बात कुछ और कर ही पाते कि तब तक सैनिक आ जाते हैं और ओवा को लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेमो को भी सैनिक पकड़ लेते हैं। वह सोचते थे कि मेमो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथी लोग उसे छुड़ा के वापस से सेल में ले आते हैं। यहाँ सभी को इस इंसिडेंट के बाद मेमो पर दया आने लगती है। उनका मानना था कि इसे यहाँ रखने के बजाय किसी मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए। तभी वहाँ पर इस इंसिडेंट के बाद सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, उससे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। एक रात सलीम बाथरूम में होता है, तभी वहाँ पर एक कैदी आता है जो कि चाकू लेकर उसे मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले मेमो उसे देख लेता है और वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इसी दौरान चाकू मेमो को लग जाती है, वो घायल हो जाता है, पर उसे जल्दी से ही डॉक्टर के पास लाया जाता है। अब मेमो किसी सलीम की जान बचाई थी, इसीलिए सलीम भी डिसाइड करता है कि मेमो को ओवा से मिलवा कर रहेगा और उसका ये एहसान चुकाएगा। अब सेल में सभी को यकीन होने लगा था कि मेमो ने खून नहीं किया है, ज़रूर यहाँ उसे फंसाया जा रहा है। सलीम अपने आदमियों से कहता है कि वह अपनी वाइफ के साथ ओवा को लेकर जेल में आ जाए, इसी बहाने ओवा को मेमो से मिलवा पाएंगे। उसके आदमी भी ऐसा ही करते हैं। वह ओवा को लेकर सलीम की पत्नी के पास आते हैं, लेकिन सलीम की पत्नी उस पर बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत चिल्लाती है। थोड़ी देर बाद वह उसकी बात मान लेती है। अब सलीम की पत्नी ओवा को लेकर जेल के अंदर आती है, पर वह सलीम पे काफ़ी चिल्लाती है। उसे लगता है कि शायद ये सलीम की बेटी है, इसीलिए वह उसे ओवा को मिलने की बात कर रहा है, पर सलीम ओवा की सारी सच्चाई बताता है। तब जाकर वो सांस में सांस आती है। अब यहाँ पर सलीम और उसके बच्चों से काफ़ी सालों से नहीं मिला था, तो वो अपनी पत्नी से अगली बार उन्हें लाने को कहता है। ओवा को भी चुपके से उसकी सेल नंबर 7 में लाया जाता है। मेमो को पहले तो यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने है, पर फाइनली जब उसे यकीन होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है।
ओवा को गले से लगा लेता है। अब सेल में हर किसी को ओवा की दोस्ती हो जाती है, उसके साथ खेलते हैं, हंसते हैं। पर यूसुफ चुपचाप एक जगह पर बैठा हुआ होता है। ओवा उसके पास जाती है और उसे कहती है कि आपको इस दाग में कोई पेड़ नजर आता है। यहाँ पर पहली बार दीवार पर लगे दाग का मतलब हमें समझ में आता है। यह देखकर यूसुफ पहली बार मुस्कुराता है। और वहीं दूसरी तरफ फातिमा को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें ओवा ने लिखा था कि वो उससे डैड से मिलने के लिए जा रही है, जिसे पढ़कर फातिमा को दिल का दौरा आ जाता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ सेल में ओवा सारे कैदी से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों हैं। सभी कैदी उसे बताते हैं कि हम लोग बीमार हैं और यहाँ ठीक होने आए हैं। वो उसे सच्चाई नहीं बताते, जिसके बाद ओवा उनको उस गवाह के बारे में बताती है जो कि उसने उस किले पे देखा था। वह हर रोज उसे ढूंढने जाती है ताकि वो उसके डैड को यहाँ से रिहा करा सके। वो उसके बारे में और कुछ बता पाती है कि उसके पहले उसके जाने का वक्त हो जाता है। तभी वार्डन को भी पता चल जाता है कि ओवा यहाँ पर है। वह सेल में आ जाता है, लेकिन सभी लोग ओवा को छिपा देते हैं। पर मेमो अपनी मासूमियत की वजह से सच्चाई बता देता है और यह जानकर वार्डन सभी पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। जाते जाते सलीम उसे बताता है कि एक गवाह है जो मेमो को बेगुनाह साबित कर सकता है, लेकिन वह एक किले के ऊपर है। पर वार्डन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो ओवा को लेकर ऑफिस में जाता है। वहाँ उस गवाह के बारे में ओवा से पूछता है। ओवा उसे सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद वह ओवा को घर छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन घर पहुँचने पर ओवा को बहुत बड़ा दुख होता है और उसे एक झटका लगता है, क्योंकि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो एक उसकी दादी ही थी जो उसकी सारी सार संभाल करती थी, पर अब वो भी दुनिया में नहीं रही। ओवा बिल्कुल ही अकेली पड़ चुकी थी। इसके बाद वार्डन को पता लगाने के लिए किले पर जाता है कि क्या सच में कोई गवाह है या फिर नहीं। वो तभी पत्थरों के बीच में एक बंदूक पाता है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सच बोल रही है। वह बंदूक लेकर वह जेल के हेड फारूक के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। पर फारूक उसे कहता है कि अभी तुर्की में सिर्फ आर्मी का राज चल रहा है और उसके डैड, सीडा के डैड जो कि एक आर्मी जनरल है, तो उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। लेकिन वार्डन एक साफ दिल का और अच्छा इंसान है, इसीलिए वो कहता है कि मैं कैसे भी सच को सामने लाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेमो सारे लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल चुका है। वहीं यूसुफ जब भी मेमो और ओवा को साथ देखता था, उसे ओवा में अपनी बेटी की परछाई नजर आती है। यहाँ उस यूसुफ के उस दीवार का राज खुलता है और ये होता है कि वह पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी बेटी को दफनाया था और वही पेड़ का दाग उसे दीवार में दिखाई देता है। वह हमेशा के लिए उसी पेड़ में खो जाना चाहता था। वहीं सेल में सारे कैदियों की फैमिली उनसे दोबारा मिलने आती है, जिसमें सलीम की पत्नी और उसके बच्चे भी आते हैं। अब इतने सालों बाद अपने बच्चों को देखकर सलीम बहुत ही खुश हो जाता है। उसने अभी तक जितने भी दिन मेमो के साथ बिताए थे, उसे अपनी फैमिली की कदर पता चल चुकी थी। इसी वजह से वह अपनी पत्नी से कहता है कि जब भी मैं जेल से बाहर आऊँगा, हम सभी कहीं दूर जाकर रहेंगे और यहाँ से निकलने के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, जिसे सुनकर उसकी पत्नी काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद हम टीचर और ओवा को देखते हैं, जो कि वार्डन के पास आई थी। उसके साथ जो भी था वो वार्डन को भेज देता है मेमो से मिलने के लिए। यहाँ पर वो वार्डन से मिलने की इजाज़त देता है। टीचर देखती है कि मेमो को फांसी की सज़ा की सारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, जिसे देखकर टीचर बहुत ही दुखी हो जाती है। जो उस सेल में सारे लोगों के साथ हंसी मजाक करती थी, ओवा उसकी बात सुनकर सारे ही के चेहरे पे खुशी आ जाती है। लेकिन जब ओवा फातिमा के बारे में बताती है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो यह सुनकर पूरी सेल में सन्नाटा छा जाता है। मेमो को ये जानकर काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। वो एक कोने में जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यह सीन काफ़ी इमोशनल होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जिस गवाह की तलाश सभी लोग कर रहे थे, वह मिल चुका था। उसने यह भी बता दिया था कि मेमो बेकसूर है। यह बात सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन यह बात जनरल को पता चलती है, तो वो उससे मिलने के लिए आते हैं और उसको गोली मार देते हैं। वह यह सब इसलिए करते हैं कि सिर्फ मेमो को फांसी मिले, पर वो सभी को यह बताते थे कि वो गवाह भागने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से उसे मारना पड़ा। जनरल नहीं चाहते कि मेमो को यहाँ से आज़ादी मिले। वह अपनी बेटी का कातिल ही उसे हमेशा समझते थे। वह एक गवाह ही था जो उसे बचा सकता था, लेकिन उसकी फांसी की सज़ा अब कोई नहीं बदल सकता।
क्योंकि अब वो गवाह भी नहीं रहा। कुछ दिन बाद में दोबारा से वार्डन के पास ओवा आती है उससे मिलने के लिए। आज उसका आखिरी दिन था, वो उसे पता ही नहीं था। मेमो उसे गले से लगा लेता है। वो उसे फांसी के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था, पर वो खुद को रोक नहीं पाता। वो जाते जाते ये कह देता है कि मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन ओवा इतनी छोटी और नादान होती है कि उसे कोई बात समझ ही नहीं आती है। टीचर उससे वहाँ से जल्दी से लेकर चली जाती है ताकि ओवा को इस बारे में कुछ पता ना चल सके। अब यहाँ पर मेमो को फांसी होने वाली थी। वो जाते जाते सभी से गले मिलता है और सभी के हाथ मिलाता है। वहीं वो सभी से कहता है कि मैं वापस आऊँगा और सबके लिए खाना बनाऊँगा। तभी हमें पता चलता है कि वो बहुत ही मासूम है। आज उसका आखिरी दिन है, उसे पता भी नहीं। अब थोड़ी देर बाद मौत की सज़ा दे दी जाती है। वह मौत का हकदार बनता है जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। अगले दिन वार्डन और फारूक ओवा से मिलने आते हैं। उसे एक लकड़ी का बॉक्स देते हैं जो उसे देने को कहा गया था यूसुफ ने। तभी उसे यहाँ पर हमें कहानी में दूसरा ट्विस्ट नज़र आता है। वहाँ पर हम पर पता चलता है कि यूसुफ आसिफ कहता था कि मैं मेमो की मौत की जगह लूँगा और उसे वहाँ से छोड़ दिया जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए हैं और अब उसे जीने की कोई भी इच्छा नहीं रह गई है। अब जब ये बात वार्डन और सलीम को पता चलती है तो वो एक प्लान बनाते हैं कि मेमो की जगह पर यूसुफ को फांसी दे देंगे। और यहाँ पर ये बताया जाएगा कि यूसुफ जेल से भाग गया है। इससे एक बेकसूर की मदद भी हो जाएगी और ऊपर वाला यूसुफ के गुनाह माफ़ कर दे शायद, और उसकी आत्मा को शांति भी दे दे। यहाँ पर फाइनली हम उस मेमो को यूसुफ से बदल दिया जाता है। यूसुफ को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और मेमो को भेज दिया जाता है। वार्डन सभी को यह बताता है कि यूसुफ जेल से भाग गया और मेमो को फांसी दे दी गई है ताकि कोई भी इस सच्चाई को पता ना लगा सके और वो लोग एक बाप को अपनी बेटी से मिलवा दें। तभी वहाँ पर उसकी बेटी से मेमो मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों गले मिलते हैं, रोने लगते हैं। यह देखकर वहाँ खड़े सारे लोगों की आंखों में पानी आ जाता है। इसके बाद उन दोनों को एक शिप द्वारा दूसरे देश भेज दिया जाता है ताकि उन्हें दोबारा कोई ढूंढ ना सके। ये कहानी का बहुत ही खूबसूरत एंडिंग होता है।